हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के क्लासेस में। लेक्चर नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग का। और इसके पहले मैंने टोटल 4 लेक्चर जो है डिस्कस कर लिया, जिसमें से हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में जो है थ्योरी पोर्शन जो है वेल्डिंग का वो डिस्कस किया था। और लेक्चर नंबर 4 में जो है इन सारे थ्योरी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिस्कस किया है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एसएससी जेई या आरआरबी जेई में आए हुए हैं, इसलिए आपको ये डिस्कशन जो है लेक्चर नंबर 4 का देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी बंदे जो आप लेक्चर देखते हो, आप बाकायदे ईमानदारी के साथ जो है ना नोट्स को बनाया करो। क्योंकि आप देखना, अगर कोई बच्चा अगर मान लो बहुत ज़्यादा फीस दे के भी अगर किसी क्लासेस में मान लो वो क्लास कर रहा होगा, चाहे जेई की चाहे एसएससी जेई की तैयारी कर रहा होगा, उसका नोट्स और आप ये नोट्स उठा लेना, देखना फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो नोट्स बना रहे हो, जो मैं लेक्चर में करवा रहा हूँ, भाई मोर देन सफिशिएंट है आपके आरआरबी जेई के लिए। क्योंकि मैं अगर आपको आरआरबी जेई की तैयारी करवा रहा हूँ तो भाई मुझे पता है कि यहाँ पे इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई मैं ऑलरेडी जब गेट वगैरह की तैयारी करता था ना, तो गेट के क्वेश्चंस लगाता था यार, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, इसरो हो गए, मतलब टेक्निकल के सारे, मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन जो आते थे। तो एक बोल सकते हो कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि भाई हाँ, टेक्निकल में किस डेप्थ तक वो क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो आपको जितना मैं करवा रहा हूँ मोर देन सफिशेंट है। आप अपना थ्योरी जो है उसको अच्छे से बकायदे नोट्स बनाओ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है आप लगाते चले जाओ, और धीरे धीरे आपको इस तरीके से जो तैयारी है ना वो कंटिन्यूअसली आपकी होती चली जाएगी। तो जिन लोगों ने अब तक लेक्चर नहीं देखे हैं सारे, वो प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका, वहाँ से जाना और सारे लेक्चर देखो। और नोट्स जो है आप कहाँ मिलेगा, ये नोट्स आपको एटीएस क्लासेस जो आपका टेलीग्राम में जो चैनल है ना, वहाँ पे जाना, सारे नोट्स आपके बाकायदे बड़ी अच्छे से मिल जाएंगे। सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चंस भाई पूछे जाते हैं। लास्ट लेक्चर में जब मैं थर्ड करवा रहा था ना, वहाँ पे आर्क ब्लो की मैंने जो है चर्चा की थी। बट इस वीडियो में आर्क ब्लो के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आर्क ब्लो होता क्या है। हमें पता है कि जो आर्क वेल्डिंग होती है, तो आर्क वेल्डिंग में जो है आर्क जनरेट करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि एक वर्क पीस रहती है, ठीक है, एक वर्क पीस रहेगा आपका। उसके बाद आपको एक पावर सप्लाई का सोर्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड रहेगा। इलेक्ट्रोड को आप क्या करते हो, पोलैरिटी देते हो। पोलैरिटी मतलब क्या, निगेटिव या तो पॉजिटिव चार्ज इसको देते हैं। और आपका जो वर्क पीस रहता है उसको भी एक पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें सपोज पॉजिटिव दे दिया मैंने, इसमें निगेटिव चार्ज दे दिया, तो आपको पता होगा कि अगर मैंने इसमें निगेटिव से पॉजिटिव दिया तो ये कौन सा पोलैरिटी है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। और क्या बोल सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं क्या, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। समझ में आ गया। ये फुल फॉर्म जो है आरआरबी जेई ने पूछा था, DCEN ना बोल के वहाँ पी लिखा हुआ था, तो उसमें उसका मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है। उस टाइम में वो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का केस बनता है। अब क्या होता है ना कि जब तक, अब बता मुझे कि स्पार्क कब जनरेट होगा, जब हम इस इलेक्ट्रोड को इस वर्कपीस पे टच करवाएंगे, तब क्या होगा, एक सर्किट जब पूरा होने खोजेगा भाई, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस पर जंप करना चाहेगा, तो भाई उस कंडीशन में क्या स्पार्क जनरेट होता है। और अगर इस स्पार्क को हमें कंटिन्यूसली मतलब बना के रखना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्क लेंथ जो होता है ना, उस आर्क लेंथ को जो है हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्या मेंटेन करना पड़ेगा, आर्क लेंथ। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जहाँ भी आप इलेक्ट्रोड में भाई इलेक्ट्रिसिटी अगर आप सप्लाई करते हो, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो जाता है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड भी क्या है, एक तरह का मेटल है। वो मेटल मान लो आपका माइल्ड स्टील का हो सकता है, ग्रेफाइट का हो सकता है, तो सारा क्या मेटल ही है ना यार। अगर हमको दो मेटल को जॉइन करना है तो उसमें क्या करेंगे, मेल्ट करके ये मेटल ही उसमें हम फिल कर सकते हैं गैप को। या तो क्या कैसे जॉइन करते हैं, या जो आपका बेस मटेरियल है उसी में अगर हीट यहाँ पे उत्पन्न कर दो, इसी को मेल्ट करके जॉइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो आपको पता है। तो क्या होता है कि भाई ये नॉर्मल सा मेटल है, इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, ये जो आपकी आर्क जो यहाँ पे जनरेट हुआ है, वो अपने पाथ से जो ना, उसका जो ओरिजिनल पाथ रहता है, उस ओरिजिनल पाथ पे ना गिर के वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने जगह से भटक जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, स्टेबल आर्क चाहिए। और आपको मैंने बताया भी था कि स्टेबल आर्क जो हमें किस सप्लाई से मिलती है ना, डायरेक्ट करंट डीसी सप्लाई से मिलती है। क्यों मिलती है भैया, क्योंकि इसमें जो पोलैरिटी होती है ना, जो भी हम लोग वर्कपीस को देंगे या इलेक्ट्रोड को देंगे, वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट बन रहा था कि ठीक है यार, ये आर्क ब्लो की समस्या आ रही है, तो यहाँ पे तो आपने टेब इन लगा दिया, टेब आउट लगा दिया, लेकिन मान लो इन बिटवीन अगर आर्क ग्लो की समस्या आती है, तो इसको हम लोग कैसे हटाएं। तो हमने क्या किया, अच्छा ये जो नॉर्मल सा जो ये आपका मेटल है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसी को मेल्ट करके हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। क्या क्या फिल करते हैं, जो भी हमको मेटल को ज्वाइंट करना रहता है।
तो बोले इसके ऊपर में कुछ परत चढ़ाया जाए। क्या चढ़ाया जाए? कुछ परत चढ़ाया जाए। और वो जो परत हम लोग यहाँ पे चढ़ाने वाले हैं, ठीक है, परत जो चढ़ाने वाले हैं वो मिक्सचर क्या हो जाता है? केमिकल मिक्सचर, ठीक है, केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं, वो एलोइंग एलिमेंट हो सकता है। तो इन सभी को मिक्सचर को बना के इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या हम लोगों ने चढ़ा दिया? एक परत चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया? परत चढ़ा दिया, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर में चढ़ा दिया। क्लियर है? तो ये जो मैंने परत चढ़ाया हुआ है जिसमें मान लो केमिकल कंपाउंड्स एलिमेंट होंगे, एलोइंग एलिमेंट हो सकता है, उसको मिक्स किया और इसके ऊपर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर में लगा दिया। तो भाई इससे क्या होने वाला है? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मेरा जो इलेक्ट्रोड है उसको एक मतलब यहाँ से उसका जो सरफेस है वो पूरा ढक गया होगा, सरफेस ढका होगा। क्यों ढका होगा सरफेस उसका? क्योंकि सरफेस इसीलिए ढक गया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो परत चढ़ाई है उसी परत का यहाँ पे नाम दे देते हैं क्या? फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्लक्स। मैंने इलेक्ट्रोड पे क्या क्या फ्लक्स लगा दिया। तो फ्लक्स लगाया मतलब क्या? फ्लक्स की मैंने इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग कर दिया। तो अब बात उठ रही है भैया कि फ्लक्स लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और फ्लक्स अगर कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रोड में तो उसका बेनिफिट क्या होता है? तो उसका बेनिफिट भी इसमें हम लोग समझने वाले हैं। और फ्लक्स कोटिंग के जो अगर हमें स्टेबल आर्क चाहिए, ठीक है, तो स्टेबल आर्क जो होती है कौन से ऐसे एलिमेंट को मिलाएंगे उस फ्लक्स में? मैंने क्या बोला? इस फ्लक्स में बहुत सारे एलिमेंट को मिला के एक साथ, आप समझो कि ग्राइंडर मशीन नहीं रहता कि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिला के उसको मिक्स कर देते हैं। उसी तरीके से अगर हमको स्टेबल आर्क चाहिए तो उस कंडीशन में हमें कौन सा इसमें मिलाना चाहिए एलिमेंट प्लस। और क्या बात हो सकती है कि हमें स्टेबल आर्क चाहिए, तो ये एक चीज़ हो गया। अगर हमें जो वेल्डिंग कर रहे हैं अगर उस वेल्डिंग सरफेस में अगर हमको उसको डिफेक्ट फ्री रखना है, तो उस डिफेक्ट अगर कुछ भी नहीं आए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में उसमें चेंज नहीं आए, तो उसमें कौन से एलिमेंट मिला सकते हैं? तो वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आर्क ब्लॉक की जो समस्या है मेरे भाई, उसका रेमेडीज़ मैंने आपको बताया था, बहुत सारे रेमेडीज़। आप क्या करो भैया कि एक्स्ट्रा मटेरियल लगा दो, कहाँ पे? बिगिनिंग में, और आपका जो स्टार्टिंग में, जिसको हम टेब इन और टेब आउट बोलते थे। या तो आप स्मॉल आर्क लेंथ का प्रोड्यूस ये कर लो, या तो फ्लक्स कोटिंग करो इलेक्ट्रोड में। और वही फ्लक्स कोटिंग हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फ्लक्स कोटिंग मतलब आपको समझ में आ गया कि ये मिक्सचर हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट का, जो हर एक एलिमेंट को जो वहाँ पर मिक्सचर करते हैं वो अपना एक अलग अलग काम करेगा। और ये जो परत हम लोग चढ़ाते हैं उससे क्या होता है? इलेक्ट्रोड जो है पूरी तरह से ढक जाता है, जिसके कारण क्या क्या बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर हम लोग आगे अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? फंक्शन ऑफ फ्लक्स कोटिंग। अब मुझे ये बताना कि अगर 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 मेरे भाई देखो ये क्या हो रहा है कि अगर आपका ये वर्क पीस है, समझना मेरी बात को बड़ी अच्छे से, यहाँ पे ये आप पावर सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, पावर सप्लाई मतलब आपका वेल्डिंग मशीन है, और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड है इसको कौन पकड़ता है भाई? वेल्डिंग टॉर्च पकड़ता है। और इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी एक हमें पोलैरिटी देनी पड़ेगी कि नहीं? और इस सपोज मैंने डीसी सप्लाई डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसको क्या दूंगा? निगेटिव दूंगा, और इसको क्या दूंगा भैया? पॉजिटिव दूंगा। ये क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस करना है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है वर्कपीस का जो सरफेस है यहाँ पे मोल्टेन मेटल होगा कि नहीं होगा? मोल्टेन मेटल का क्या मतलब होता है? मोल्टेन मेटल मतलब पिघला हुआ भैया, होगा कि नहीं होगा? होगा मेरे भाई। अब मुझे ये बताना, जैसे ये मोल्टेन मेटल है उसके चारों तरफ में क्या है ना सर? चारों तरफ में एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है। इसके चारों तरफ में क्या है? ये सब एटमॉस्फेयर में है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब वहाँ पे O2 रहेगा, N2 रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मोल्टेन मेटल का जो ये वाला यहाँ पे जो मोल्टेन मेटल रहेगा वो जो एटमॉस्फेयर में जो आपके गैसेस पड़े हुए हैं उन गैसेस के साथ ये क्या कर सकता है? मिल के रिएक्शन कर सकता है, करेगा कि नहीं? मतलब वो ऑक्साइड फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो मोल्टेन मेटल है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो वो रिएक्शन करके कुछ ना कुछ भैया बना लेगा। तो जिसके कारण क्या होगा? ये जो बेस मटेरियल जो वर्कपीस है जहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उसमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सब सारा चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि ये सब सारा चीज़ हो, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो फ्लक्स रहता है, फ्लक्स क्या रहता है भाई? मिक्सचर ऑफ बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें हम लोग मिलाते हैं क्या? सिल्डेड गैस मिलाते हैं। सिल्डिंग गैस क्या क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे मिलाने से क्या होता है? वो जैसे यहाँ पे मेल्ट आपका इलेक्ट्रोड धीरे धीरे मेल्ट होता है, छोटा होगा, तो वो जो एलिमेंट रहेगा फ्लक्स के साथ, पहले तो ये आपका इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा। पूछा जाता है कि पहले कौन मेल्ट होता है? फ्लक्स की इलेक्ट्रोड? तो पहले इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है, उसके बाद फ्लक्स मेल्ट होता है। क्लियर है? और फ्लक्स जो होता है उस पूरे इलेक्ट्रोड को चारों तरफ से ढके हुए रहता है।
अब क्या होगा, जैसे वो सिल्डेड गैस, सिल्डिंग का मतलब क्या होता है भाई, एक तरह से आपने परत बना दिया, तो वो सिल्डिंग गैस क्या करता है, जैसे ही वो मेल्ट होगा वो इस चारों तरफ में ये जो मोल्टेन मेटल है उसको चारों तरफ से क्या करेगा, उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा यहाँ पे वो यहाँ पर जो है आपको प्रोटेक्ट करने वाला है इस मोल्टेन मेटल को। मतलब ये जो सिल्डेड गैस है, ये जो सिल्डेड गैस है ये क्या करेगा, मेरा इस मोल्टेन मेटल को प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करने वाला है मेरे भाई, इस एटमॉस्फेयर गैसेस के कारण। तो भाई अगर सिल्डेड गैस, अगर उस फ्लक्स मटेरियल को जो हम तैयार कर रहे होंगे अगर उसमें नहीं मिलाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। और यहाँ पर ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब मेल्ट होने के बाद ये जो यहाँ पर ऊपर में एक जो लेयर बन गया है, इसी का नाम बोलते हैं हम लोग क्या, इसका आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लैग। मतलब स्लैग जो होती है इम्प्योरिटीज़ होती है, वो अशुद्धता होती है जो मोल्टेन मेटल के ऊपर में आ जाती है और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट को बचाती है। किससे, मोल्टेन मेटल और एटमॉस्फेयर, जिसका कारण मान लो ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन नहीं होता है और ये जो मोल्टेन मेटल है ये पूरी तरीके से सेफ रहेगा। और मान लो मोल्टेन मेटल के ऊपर में कवर मान लो यहाँ पे अगर जमा हो गया है तो यहाँ पर जो मोल्टेन मेटल का जो यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस हुआ है वो हीट बाहर नहीं जा सकता है। तो भाई वेल्डिंग मेरा मेल्ट जल्दी होगा, तो जल्दी जल्दी वेल्डिंग होगा, मेरा हीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो पता चलेगा भैया वेल्डिंग क्या हो गया, तो तुरंत मतलब वहीं पे सॉलिडिफिकेशन होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। और हमें तो गैप को फिल करना है, उसके लिए मुझे विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए भी भैया इस कवर का यहाँ पे जो सिलेट गैस का जो कवर है उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वही सब सारा चीज़ यहाँ पे समझाएगा कि ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे फ्लक्स का कोटिंग लगाया हुआ है और इसके मोल्टेन मेटल के ऊपर में क्या एक स्लैग आ गया। स्लैग क्या, इंप्योरिटीज़ होती है जो मोल्टेन मेटल को ढके रहता है। अब भाई फ्लक्स कोटिंग को लगाने से बेनिफिट क्या क्या हुआ इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो ये बोल रहा है कि फ्लक्स कोटिंग मटेरियल विल बी एक्ट एज डीऑक्सीडाइजर्स। मतलब ये जो फ्लक्स कोटिंग मटेरियल है यहाँ पर जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो मेल्ट होगा तो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ में क्या है, फ्लक्स का मटेरियल है। तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोड मेल्ट हुआ तो यहाँ पे मोल्टेन मेटल आया, उसके बाद जो भाई क्या हुआ कि जो फ्लक्स आपने यहाँ सिलेट गैस का दिया था इसका एक परत यहाँ पे लग गया, तो यहाँ पे अब वो जो आपका मोल्टेन मेटल है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया क्या, नहीं आया, तो वो डीऑक्सीडाइजर होने से बचाता है। मतलब वो ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है ना वो होने नहीं देता। ये एक तरह का प्रॉब्लम कर देगा अगर वेल्डिंग में अगर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो। और हम लोग आगे भी देखने वाले हैं कि एल्यूमिनियम का केस में जो है ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण वहाँ पे हम लोग डीसी वेल्ड सप्लाई का वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई का यूज़ करते हैं। ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि डीऑक्सीडाइजर्स होने से बचाता है कौन, फ्लक्स कोटिंग मटेरियल। उसके बाद क्या होता है, बाय फॉर्मिंग द स्लैग लिक्विड मेटल इन द वेल्ड पूल। वेल्ड पूल क्या होता है भैया, वेल्ड पूल क्या होता है कि जब सॉलिडिफिकेशन हो जाने से पहले जो यहाँ पे लिक्विड मेटल जो पड़ा हुआ है इन दोनों को गैप को फिल करने के लिए जो परमानेंट ज्वाइन कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, वेल्ड पूल या तो वेल्ड पडल बोलते हैं, ठीक है। तो इस लिक्विड मेटल में क्या होता है, वहाँ पे स्लैग का फॉर्मेशन होता है जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर गैसेस। अगर एटमॉस्फेयर गैसेस से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन करेगा और इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है इस जगह पे वो चेंजेस हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो दोनों बेस मटेरियल का है वो क्या रहे, उस वेल्डिंग के साथ दोनों का ही सेम रहे। समझ में आ रहा। थर्ड बोलता है कि ये कंट्रोल करता है हीट ट्रांसफ़र। आपको भी समझ में आ गया होगा कि जैसे ही वो मोल्टेन मेटल को ढक लेगा तो हीट का ट्रांसफ़र क्या होगा, होने नहीं देगा, ठीक है, ऑफ लिक्विड मेटल। एंड ऑल्सो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल, मतलब विस्कोसिटी भी ज़्यादा रहेगी अगर मोल्टेन मेटल रहेगा, पिघला हुआ मोल्टेन मेटल रहेगा तो क्या रहेगा, जल्दी से जल्दी भैया वो उसकी विस्कोसिटी मतलब जो विस्कोसिटी जो उसकी रहती है क्या करेगा उसको भाई, उसका जो लॉस नहीं करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड और देखते हैं क्या होता है, अगर हीट ट्रांसफर हो जाएगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा और हम चाहते हैं कि विस्कोसिटी कम रहे ताकि मोल्टेन मेटल जो है इजीली फ्लो कर सकते हैं, इसलिए विस्कोसिटी भी वहाँ पे कम हो जाती है क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद बाय रिड्यूसिंग द आर्क ब्लो। आर्क ब्लो क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि भैया मैंने इस इलेक्ट्रोड के ऊपर में क्या चढ़ा दिया है, फ्लक्स की कोटिंग चढ़ा दिया है। और फ्लक्स होता है क्या, मैंने आपको बार बार बताया, फ्लक्स कुछ नहीं होता, ये मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स केमिकल। उसके बाद आपका हो गया एलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत सारा। अभी हम देखेंगे नीचे में कौन कौन से हम लोग फ्लक्स कैसे तैयार होता है, अभी नीचे देखने वाले हैं। अभी तो देख रहे हैं कि फ्लक्स कोटिंग लगाने से बेनिफिट क्या क्या हो रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ आर्क जो है ये बढ़ा देता है, और स्टेबिलिटी ऑफ आर्क बढ़ने से क्या होता है, जब हम लोग वेल्डिंग जहाँ पे करते हैं तो भैया जहाँ पे मेरे को वेल्डिंग जिस पॉइंट पे करना है, जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना है उसी पॉइंट पे हीट ज़्यादा होगा, तो अच्छी बात है ना भाई। चलो और नेक्स्ट क्या बोलता है, बाय एडिंग एलोइंग एलिमेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैन बी इंक्रीज। मतलब जो फ्लक्स मटेरियल रहता है अगर उसमें एलोइंग एलिमेंट मिला देंगे तो हो सकता है इस दोनों बेस मटेरियल का जो जॉइंट है
और जिस जगह पे हम लोग ज्वाइंट करना चाहते हैं उस जगह के पास चाहते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए इन दोनों बेस मटेरियल से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, उस तरीके के एलिमेंट जब हम लोग फ्लक्स बना रहे होंगे तो उसी तरीके के एलिमेंट मिला देंगे उसमें, जिसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी इन दोनों ही बेस मटेरियल से क्या हो, ज़्यादा हो। क्लियर है। और क्या हो सकता है कि हीट कंसंट्रेशन ऑन द वर्कपीस विल बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द हीट ट्रांसफर लॉसेस फ्रॉम द आर्क। ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग देखो नीचे देखने क्या वाले हैं, फ्लक्स कोटिंग मटेरियल्स। अगर हमें डी ऑक्सीडाइजर, हम चाहते हैं कि भाई मेटल ऑक्साइड ना बने, मोल्टन मेटल जो होता है कि उसमें क्या हो, मोल्टन मेटल जो होता है कि वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होने दे, तो उसके लिए हम लोग मिलाएंगे फ्लक्स बनाने के टाइम ग्रेफाइट, अलुमिना, फेरस, सिलिकॉन, फेरोमैग्नीज। ठीक है, ये सबको नोट करना है। ये सब क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि बताइए कि डी ऑक्सीडाइजर के रूप में किसका यूज़ किया जाता है। तो ये धीरे धीरे आप जब रिवीजन करोगे, पढ़ोगे बार बार, तो भाई ये चार चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जानी है। स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। स्लैग क्या काम करता है भैया, मोल्टेन मेटल को प्रोटेक्ट करता है। तो आयरन ऑक्साइड मिलाएंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिका फ्लोर हो गया और कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। क्लियर है। और आर्क स्टेबलाइजर, हम चाहते हैं कि भाई आर्क जो मुझे मिले वो स्टेबल आर्क मिले, तो ये इसके लिए हम लोग सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम सिलिकेट मिलाएंगे। एलोइंग एलिमेंट अगर हम लोग चाहेंगे तो क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, वेनेडियम मिला सकते हैं। और गैस फॉर्मिंग कंपाउंड्स अगर हम लोग चाहेंगे सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट मिला सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि फ्लक्स जो होते हैं इन सभी चीज़ों का क्या होता है, इन सभी चीज़ों का ये मिक्सचर होता है। इसमें डीऑक्सीडाइजर भी फ्लक्स में मिला हुआ रहेगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अलग अलग चीज़ें मिलाने लगते हो। स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड मिला दोगे, आर्क स्टेबलाइजर जो कर रहा है उसको मिलाओगे, एलोइंग एलिमेंट मिला सकते हो इसमें। क्लियर है। चलो ठीक है। अब देखो वेल्डिंग टेक्निक मैंने इसके पहले आपको करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि वेल्डिंग का एक लीनियर मूवमेंट होता है और एक आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर कोई सरफेसेस होते हैं तो जब उसमें हमको वेल्डिंग करना पड़ता है तो किस तरीके से आप वेल्डिंग कर सकते हो। देखो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये वाला आपको यहाँ पे एक सरफेस दिख रहा होगा। तो इसमें देखो ये जो यहाँ पे वेल्डिंग किया ना, ये सिर्फ ऊपर वाले में किया, मतलब ये फ्लैट टाइप में सरफेस में वेल्डिंग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्टिकल भी कर रहा है और फ्लैट भी कर रहा है, मतलब ये अप भी जा रहा है और डाउन भी यहाँ पे कर सकता है। ये ऊपर वाला क्या होगा, फ्लैट हो गया। और हॉरिजॉन्टल भी हम लोग कोई अगर सरफेस रहेगा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में इस तरह से वेल्डिंग कर सकते हैं। ओवरहेड मतलब जो आपका घर का ऊपर का जो छत दिख रहा होगा, सीलिंग दिख रहा होगा, ये ओवरहेड वाला हो सकता है। तो इस तरीके से भी वेल्डिंग के टेक्निक को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा आर्क ब्लो क्या होता है, आर्क ब्लो के रेमेडीज़ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लक्स के, भाई ये कुछ नहीं होता, मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसके कारण जो हमें स्टेबल आर्क मिलता है। डीऑक्सीडाइजर मतलब वहाँ पे डीऑक्सीडाइजर की प्रॉपर्टीज़ वेल्डिंग के जगह पे मिलती है। स्लैग फॉर्मेशन होने के कारण मोल्टेन मेटल को हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एलोइंग एलिमेंट मिला के हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और आर्क स्टेबलाइजर भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के हम लोगों ने लेक्चर 5 में सारा चीज़ डिस्कस किया। इसको आप जो है अच्छे से नोट कर लेना। नोट करने के लिए जो आपको इसका जो नोट मिलेगा भैया PDF नोट्स, ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और मुझे यार कुछ मैसेज आ रहा था कि सर बहुत सारा जो आपका चैनल पे ये जो ज्वाइन वाला बटन आता है, कुछ कुछ लड़के देखना मैसेज जब करते हैं ना उसमें ये स्टार बना हुआ आता है। देखो ये ज्वाइन वाला बटन क्या होता है कि अगर आप देखना उसको जब ज्वाइन करोगे तो उसमें कुछ अमाउंट आपके अलग अलग लिखे हुए आते हैं। ज्वाइन करने से ये बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लो आपने कहीं पे 100 लड़कों ने मैसेज किया, ठीक है, लेकिन कोई बंदा अगर मेरा मेंबर होगा ना, इस ATS क्लासेस चैनल का मेंबर अगर होगा तो उसका जो कमेंट है ना सबसे पहले हाईलाइट होगा। मतलब अगर उसको कुछ डाउट पूछना रहे या कुछ उसको जानकारी लेना रहेगा, उस 100 लड़कों में से अगर वो मेरा मेंबर रहेगा, 99 कैंडिडेट अगर मेंबर्स नहीं रहेंगे तो उसका जो कमेंट रहेगा मुझे सबसे पहले दिखेगा, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हो सकता है मैं जिसका कमेंट मुझे जल्दी दिख जाए तो हो सकता है मैं उसको रिप्लाई कर दूं। हो सकता है मतलब मेंबर होने का ये बेनिफिट हो जाता है, उसको अलग अलग थोड़े बैचेज मिल जाते हैं। प्लस इसमें यूट्यूब में और भी फैसिलिटीज़ आती है कि अगर मान लो कोई ऐसा कंटेंट रहा, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ मेंबर को ही दूँ, ठीक है, तो ये सब सारे बेनिफिट भी थोड़े बहुत इसमें मेंबर को यहाँ पे मिलती है। इसका ज्वाइन बटन का मतलब यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो ये इसको सब्सक्राइब करो। इस फैमिली को हम लोग चाहते हैं भाई और बड़ा बने। ये अभी हम लोगों ने 10K क्रॉस कर लिया है। 10,000 की फैमिली बहुत बड़ी होती है। अब ये चाहते हैं हम लोग 25K इसको लेके चले। ये आप ही इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप मेरे को मोटिवेशन देखो कैसे, भाई आपको शेयर करना है चैनल। अगर आपको लगे लेक्चर काम की चीज़ें हो तो फीडबैक देना, मतलब वीडियो के नीचे मत भूलना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।